फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टाइरो हब पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, अभी तक हम लोग का जो सफर है वो कहाँ तक हुआ है पहले ये जान लो। हम लोग सबसे पहले अंतरिक्ष से चले थे, गैलेक्सी खोजे थे जहाँ पर बहुत सारे स्टार्स थे। उसमें हमने अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का खोजा, उसमें अपने सोलर सिस्टम को खोजा। फिर सोलर सिस्टम में हमने अपनी धरती को देखा, धरती का बाहर से ही स्पेस में से ही हम लोगों ने मैप के बारे में समझा, धरती के मैप को समझा। अब धरती के अंदर आने के लिए हमें उसके कुछ स्फीयर्स को जानना पड़ेगा, कुछ मेजर पार्ट्स को जानना पड़ेगा जहां पर हम लोग रहेंगे। ठीक, तो हमने पहले चैप्टर में ही देख लिया है कि अर्थ ही हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा प्लेनेट है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर लाइफ है, क्योंकि ह्यूमन बींग यहाँ पर रह सकते हैं, मानव यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ को चलाने वाली चीज़ें हैं, एलिमेंट्स है, जो कि लैंड, वाटर और एयर है, वो हमारी धरती पर मौजूद है। कॉम्प्लेक्स सरफेस ऑफ अर्थ, द सरफेस ऑफ अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन। अब देखो, जो धरती की सतह है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जोन, मतलब जटिल जोन से मिलकर बनी हुई है, जिसमें तीन सबसे मेन कंपोनेंट्स है हमारे यूनिवर्मेंट के। ये तीनों आपस में मिलते रहते हैं, ओवरलैप करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आते रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटररेक्ट करते हैं। तो देखो, जो सॉलिड प्रोपोर्शन है जिस पर हम लोग अभी खड़े हैं, जहाँ पर तुम लोग अभी खड़े हो, उस जमीन को, उस जमीन के स्फीयर को, लेयर को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। और जिसमें तुम लोग सांस ले रहे हो, द गैस लेयर डेट सराउंड द अर्थ, मतलब गैस का लेयर जो कि हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, हमारी धरती को चारों ओर से घेरा हुआ है, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी गैसेस हैं, सारे गैस अच्छा से लेकर खराब तक सब आते हैं एटमॉस्फेयर में। अब वाटर जो है वो हमें बहुत, हमारी धरती के बहुत बड़े एरिया को कवर किया हुआ है, बहुत बड़े एरिया को कवर किया हुआ है। और इस लेयर को, वाटर के इस लेयर को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन से पानी आएंगे? जो समुद्र में है वो, या फिर जो आपके गिलास में है वो, या फिर जो जो चावल बन रहा है उसमें जो भाप बनकर उड़ रहा है वो पानी, या फिर आपके फ्रिज में रखा हुआ बर्फ का पानी। कौन सा आएगा पानी, कौन सा पानी हाइड्रोस्फीयर में आएगा? तो देखो, जितने भी पानी है, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो आप फ्रिज में बर्फ जमाए हो, चाहे बर्फ हो, चाहे पानी का लिक्विड हो, या फिर चाहे वो भाप बनकर रहा है, कैसा भी पानी हो वो हाइड्रोस्फीयर में ही आएगा। अब ये तीनों से मिलकर एक और स्फीयर बनता है, बायोस्फीयर। अगर ये तीनों ना हो, तीनों में से कोई एक भी ना हो, अगर मान लो एटमॉस्फेयर गैस है, पानी भी है, लेकिन जमीन ही नहीं है, तो कहाँ रहोगे? अगर मान लो जमीन है और हवा ही नहीं है तो कहाँ रहोगे? हवा है, जमीन है, लेकिन पीने के लिए पानी ही नहीं है तो कहाँ रहोगे? तो देखो, ये तीनों के मिलने से बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर ऐसा लेयर होता है, ऐसा जगह होता है जहाँ पर ये तीनों एक साथ मिलते हैं, और वहाँ बायोस्फीयर में ही जिंदगी पॉसिबल है। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड, एक नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर, हवा को हम लोग एक साथ पाते हैं, जिसमें सभी तरह के जीव जंतु, जिंदगी, जीवन रहती है। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर की। तो अर्थ के जो सॉलिड पोर्शन है उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसमें जितने भी पत्थर्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं, मिट्टी के पतली लेयर आ जाती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसमें मिट्टी के अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे चारा वगैरह रहते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर भी जीवन है। क्योंकि मिट्टी की वही, अगर आप 50 हाथ नीचे खोद दोगे, 100 मीटर नीचे चले जाओगे तो कोई लाइफ नहीं मिलेगा। 200 मीटर, 500 मीटर जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पर लाइफ नहीं मिलेगा। देयर आर टू, अब इस लिथोस्फीयर के दो डिवीजन है, कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन्स। तो कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं जो कि समुद्र से, महासागर से घिरे हुए रहते हैं। अब बारी आता है ओशन बेसिस का। बहुत बड़े वाटर बॉडीज को ओशन बेसिन कहते हैं। ऑल ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ओशन जो है, जितने भी महासागर है वो एक दूसरे से, दुनिया के हर एक महासागर एक दूसरे से कनेक्ट है। में फिगर में 5.1 में भी दिखाया गया है। और ऑल, इसी तरह से क्या सभी लैंड मासेस भी कनेक्टेड है? नहीं, कनेक्टेड नहीं है। सीधा सा आंसर है, खोजने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब देखो, जो सी वाटर का जो लेवल होता है वो हर जगह सेम होता है। कैसे सेम होता है? देखो, हम यहाँ पर गहराई की बात नहीं कर रहे हैं, कितना गहरा है, कहाँ पर
किस जगह कितना गहरा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो ऊपर में पानी है वो सब जगह सेम ही दिखाई पड़ता है, सब जगह मानकर चलो तो सेम ही है। कभी आपको दिखाई दिया है कि आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर तो ठीक पानी है, आप जहाँ पर देख रहे हो वहाँ पर 10 फीट ऊंचा पानी है, फिर उसके पीछे 50 फीट ऊंचा पानी है? ऐसा नहीं ना होता है। तो इसलिए जो वाटर सी वाटर का जो लेवल होता है वो हर जगह सेम होता है, इसलिए इसको जीरो माना जाता है। और जितनी भी ज़मीन होती है उसकी ऊंचाई सी वाटर से ही नापा जाता है। जैसे यहाँ पर सी है, यहाँ पर कोई ज़मीन है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इस तरीके से उस जगह का सी लेवल नापा जाता है। इंडिया में, दुनिया में हर जगह का सी लेवल होता है, चाहे वो समुद्र के पास हो या ना हो। ठीक, अब देखो दुनिया का सबसे ऊंचा जगह है, सबसे ऊंचा, जब हम लोग इसकी बात कर ही रहे हैं, ज़मीन की बात कर ही रहे हैं, तो जब सबसे ऊंचा जगह है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊपर है, यानी लगभग मानकर चलो तो 9 किलोमीटर के लगभग ऊंचा है। और जो दुनिया का सबसे गहरा जगह है वो मरीना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है, और वो है 11,022 मीटर, मतलब 11 किलोमीटर के लगभग, इतना गहरा है। क्या आप ये पहले जानते थे कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा जगह है वो दुनिया के सबसे गहरा जगह में डूब सकता है? मतलब माउंट एवरेस्ट को अगर उठाकर कोई फेंक दे पैसिफिक ओशन में, मरीना ट्रेंच में, तो माउंट एवरेस्ट पूरी तरीके से डूब जाएगा। क्या आपको ये पहले पता था? अब हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स को। तो देखो बेसिकली 7 सबसे बड़े 7 कॉन्टिनेंट ही है इस दुनिया में, और वो सातों का नाम है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े महादेश एशिया के बारे में। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये लगभग ज़मीन का, अगर हम ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दें कि चलो 3 हिस्से में ही ज़मीन है, तो ये मान कर चलो तो एक भाग सिर्फ एशिया ही कवर कर लेगा। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अब देखो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कैसे, ये है तुम्हारा इक्वेटर, ये है तुम्हारा इक्वेटर, कलर चेंज कर दे क्या? हाँ ठीक है, ये है तुम्हारा इक्वेटर और यहाँ पर लॉन्गिट्यूड है। ठीक, तो अगर ऐसे बांट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये आ जाएगा ईस्ट। तो देखो एशिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है तुम्हारे, तो एशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पता चल गया। अब इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होता है, ये है तुम्हारा इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एशिया महादेश से, कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एशिया और यूरोप एक ही साथ कनेक्ट है। अब लेकिन ये दोनों तो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? ये दोनों सेपरेट है। वो कैसे सेपरेट है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है यूराल। यूराल पहाड़ के वजह से, माउंटेन के वजह से ये दोनों आपस में अलग अलग है, आपस से अलग है, एक दूसरे से अलग है। अब देखो क्या, देखो कि यहाँ पर है तुम्हारा एशिया और यहाँ पर है तुम्हारा यूरोप। ठीक, तो और रूस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो भैया वो किस कॉन्टिनेंट में आएगा? वो तो दोनों में आ रहा है। तो उसके लिए एक स्पेशल चीज बनाया गया, यूरोप प्लस एशिया जुटकर, इधर का हम लोग यूर ले लेंगे 3 अक्षर, इधर का हम लोग सिया ले लेंगे, तो इसके लिए बना यूरेशिया। तो रसिया जो है वो यूरेशिया में आता है, मतलब वैसा पार्ट जिसमें यूरोप और एशिया कनेक्टेड है एक दूसरे से, उसको बोलते हैं यूरेशिया। अब हम लोग बात करेंगे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महादेश अफ्रीका के बारे में, कॉन्टिनेंट अफ्रीका के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो अफ्रीका कहाँ पर है? यहाँ पर है। यही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे में है, और इक्वेटर इसके बीचों बीच इससे पास होता है। ठीक, सहारा डेजर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो यहीं पर है, और दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट है। वो क्यों है यहाँ पर, सहारा डेजर्ट कैसे बना, ये हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। वैसे आपके बुक में है नहीं, फिर भी आप देख लो।
जब डायनासोर्स यहाँ पर थे, जब डायनासोर का विनाश होने वाला था, तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े मेटेरॉइड्स, जिसको हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं, वो धरती पर गिर रहे थे, जिससे धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और वैसे ही एक उल्का पिंड यहाँ पर भी गिरा था, जिससे बहुत बड़े पहाड़ का निर्माण हो गया था। और हमें पता है कि जो हमारी धरती है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो हवा भी पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम ही बहेंगे। तो इसके कारण जितने भी, इधर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, देखो क्या हुआ कि इधर से जो वाटर वेपर आ रहा था वो तो साउथ अमेरिका में ही बह जा रहा था, इतना दूर आ नहीं रहा था। इक्वेटर पर आने पर ऐसे ही पानी वानी जल जाएगा, और यहाँ पर पहाड़ था, तो अब पानी आता कैसे, वाटर आता कैसे, वर्षा होती कैसे? तो देखो यहाँ से जब पानी घूम कर आने वाला था, वेपर जब घूम कर आते थे, तो क्या होता था कि यहाँ पर जो पहाड़ खड़ा हो गया था उल्का पिंड के गिरने के कारण से, वो क्या करता था कि जितने भी वायु आती थी, हवाएं जो आती थी, जो वर्षा कराती, बादल आते थे, उनको ये रोक देता था और यहीं पर वर्षा करा देता था। ठीक, तो इसके वजह से यहाँ पर बहुत सालों तक बारिश नहीं हुई। अब बारिश नहीं होने के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण ये ज़मीन धीरे धीरे बंजर होती गई। यहाँ पर जो पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे सूखते गए, और ऐसा हजारों साल तक होने के कारण आज ये ज़मीन जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक, और यहीं पर दुनिया की सबसे लंबी, सबसे बड़ी की बात नहीं की जा रही है, सबसे लंबी, वो पतली भी हो सकती है और चौड़ी भी हो सकती है, सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नील नदी, वो अफ्रीका में ही पाई जाती है। ठीक, और ये जो है वो तीन साइड से, तीन भाग से ओशन से घेरा हुआ है। देखो नीचे में साउथर्न ओशन, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन, तीन भाग इसका महासागर से कनेक्टेड है। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में, जो कि तीसरा सबसे बड़ा महादेश है, तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ये साउथ अमेरिका से एक, देखो यहाँ पर ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। ये दोनों एक दूसरे से, यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस्थमस ऑफ पनामा से, इस्थमस ऑफ पनामा से एक दूसरे से कनेक्टेड है। और नॉर्थ, यहाँ पर देखो थोड़ा सा तुम लोग, ये है तुम्हारा इक्वेटर, और हमें पता है इक्वेटर से ऊपर का भाग कौन सा होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ अमेरिका नॉर्थन हेमिस्फीयर में वेस्ट साइड में, यानी पश्चिम साइड में पाया जाता है, पश्चिम साइड में है। इसको तीन साइड से महासागर ने घेर रखा है, एक तो पैसिफिक, अटलांटिक, और एक नीचे में साउथर्न, या फिर नीचे वाला अगर हम छोड़ भी दें तब भी देखो पैसिफिक, अटलांटिक और ये आर्टिक। ठीक, आर्टिक महासागर इसको घेर रखा है। अब हम लोग बात करते हैं साउथ अमेरिका के बारे में, जो कि नॉर्थ अमेरिका का छोटा भाई है। तो देखो साउथ अमेरिका, उसका जो अधिकतर पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इक्वेटर यहाँ से पास करता है, तो नीचे वाला ए वाला साउथर्न हेमिस्फीयर होगा। तो देखो इसका जो ऊपर में देखो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बहुत छोटा सा पार्ट है, इसका जो जितना बड़ा पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इसका नाम हो गया साउथ अमेरिका। ठीक, तो इसको दो ओशन से सराउंडेड है, दो महासागर से घेरा हुआ है। एक पैसिफिक, ईस्ट, इसके वेस्ट साइड में है पैसिफिक, ईस्ट साइड में है अटलांटिक, और साउथ में है साउथर्न ओशन। मतलब अगर हम बोले कि साउथ अमेरिका ईस्ट और वेस्ट में किस दो महासागर से घेरा हुआ है, तो आप नाम बता सकते हो। ईस्ट में घेरा हुआ है अटलांटिक ओशन से, और वेस्ट में पैसिफिक ओशन से, ऊपर में आर्टिक ओशन से, नीचे में साउथ ओशन से। ठीक, तो इतने दूर दूर का हम बात अभी नहीं करते हैं, फिलहाल सिर्फ पास पास का बात करते हैं। तो दो साइड से घेरा हुआ है अटलांटिक और पैसिफिक। ठीक, तो हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में बहुत ज़्यादा जान गए। और एक चीज़ इसमें और है, यहाँ पर दुनिया का जो सबसे लंबा, सबसे बड़े की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सबसे लंबे की बात की जा रही है। देखो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट वो सबसे ऊंचा है, ऐसे सबसे ऊंचा है। और यहाँ पर सबसे ऊंचा की बात नहीं की जा रही है, सबसे बड़े की बात की जा रही है। ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे लंबा भी खींचा जा सकता है। तो यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है आंडेस माउंटेन, आंडेस माउंटेन, जो कि लगभग पूरे साउथ अमेरिका को घेरे हुए है। और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ठीक, दुनिया की सबसे लंबी नील नदी है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन रिवर है। ठीक, आप अंतर समझो लंबी और बड़ी में। अब बारी आता है यूरोप की तरफ चलने का। यूरोप का थोड़ा सा देखते हैं क्या हालचाल है।
तो यूरोप जो है वो एशिया के पश्चिम में है, इधर तुम्हारा एशिया है, इधर तुम्हारा एशिया है, इधर इसका पश्चिम में है यूरोप। और ये आर्टिक सर्कल इससे पास करता है, ये है तुम्हारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ से पास करता है आर्टिक आर्टिक सर्कल यहाँ से पास करता है। ठीक, तो यूरोप से आर्टिक सर्कल पास करता है। और ये जो देश है वो 3 साइड से पानी से, वाटर से कवर हुआ है। अब देखो कैसे कवर हुआ है, ये तुम्हें हम दिखाते हैं। अटलांटिक से यहाँ से कवर है, यहाँ से आर्टिक से कवर है, और इधर नीचे में देखो मेडिटेरियन सी, समुद्र से मेडिटेरियन सी से कवर है। यहाँ पर हम ये तो नहीं बोले कि महासागर से कवर है, 2 महासागर और 1 समुद्र से कवर है, 3 साइड से पानी से कवर है। अब बारी आता है अंटार्कटिका को समझने को, अंटार्कटिका घूमने चलने का। तो अंटार्कटिका तुम्हारा यहाँ पर है, अंटार्कटिका, और यही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, महादेश है, जहाँ पर अभी भी लोग नहीं रहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है, पूरी तरीके से साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। और साउथ पोल, यहाँ पर साउथ पोल है, तो इसके पूरे बीचों बीच में साउथ पोल पड़ता है। ठीक, साउथ पोल पड़ता है, और यहाँ पर जो बर्फ है वो सालों भर बर्फ गिरी हुई रहती है, जिससे लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ बहुत सारे देशों ने यहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर्स बनाए रखे हैं, रिसर्च करते हैं। हमारे इंडिया का यहाँ पर 2 रिसर्च सेंटर है, एक का नाम है मैत्री, दूसरी का नाम है गंगोत्री। मैत्री और गंगोत्री, ठीक, 2 रिसर्च सेंटर्स हैं हमारे। अब बचा हुआ एक और जो सबसे छोटा सा प्यारा सा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और ये भी पूरी तरीके से साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसके चारों ओर महासागर दिखाई दे देंगे आपको, इंडियन पैसिफिक ऊपर में, आर्कटिक महासागर नीचे में, साउथर्न महासागर। ठीक, और चारों ओर से पानी से घेरे हुए के कारण वैसा जगह जो कि 4 साइड से पानी से घेरा हुआ है उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। और एक कॉन्टिनेंट भी है और 4 साइड से घेरा हुआ भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से हमने पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट थे, महादेश थे, उसको हमने समझ लिया है। बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बुक का हर एक चीज़, इस जितने भी लिखा गया है सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ये हमने आपको बता दिया। अब समझने की बारी आती है हाइड्रोस्फीयर को, पानी के स्फीयर को। देखो हमारी धरती को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, लगभग इसके 71% जो हिस्सा है हमारी धरती का वो पानी से घिरा हुआ है, लगभग 29% हिस्सा में ही ज़मीन है। हाइड्रोस्फीयर पानी के लेयर को कहते हैं। अब पानी चाहे कोई भी फॉर्म में हो, चाहे वो बर्फ हो, लिक्विड हो, चाहे हवा में उड़ रही वेपर हो, वाष्प को क्या बोल सकते हो तुम लोग, भाप बोल सकते हो, भाप हो, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। एज रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर, चाहे वो पानी आपका समुद्र में हो, महासागर में हो, नदी में हो, झील में हो, बर्फ ग्लेशियर में जमा हुआ बर्फ हो, चाहे ज़मीन के नीचे का पानी हो, कोई सा भी पानी हो, सब हाइड्रोस्फीयर में आएंगे, बस सीधा सा बात है। अब इस पानी, अगर पानी 71% है पूरी धरती का, ठीक, और इस पानी का 97% हिस्सा सिर्फ समुद्र में है, महासागर में है, और ये बहुत ज़्यादा नमकीन है जिसे आप पी नहीं सकते। अगर पियोगे तो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाओगे और जैसियर आप फिर। ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। अब जो बचा हुआ पानी है 97% तो ऐसे ही हमारा बर्बाद हो गया, ठीक। अब जो बचा हुआ पानी है वो है बर्फ के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, और अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में। और इसमें से भी बहुत कम ही ऐसा पानी है, फ्रेश वाटर है, जो कि हम यूज कर सकते हैं, हम पी सकते हैं, ह्यूमन यूज के लिए अच्छा है। तो देखो, क्योंकि 97% पानी तो हमारा ऐसे ही बर्बाद हो चुका है, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो सब बर्फ़ में है, जिसे हम छू भी नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते। बर्फ़ को तो फर कर थोड़ी ना पियेंगे। तो इसी वजह से इतना ज़्यादा पानी होने के कारण भी, हमारी धरती को ब्लू प्लेनेट कहा जाने के कारण भी, हमारे यहाँ पानी
की कमी है, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पानी की कमी है। अब हम लोग बात करेंगे ओशंस के बारे में, महासागर के बारे में, तो जो कि हमारे हाइड्रोस्फीयर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये सब आपस में कनेक्टेड है। ओशन के जो पानी है वो हमेशा मूव करते रहती है, जैसे नदी बहते रहती है वैसे ही महासागर के पानी भी आगे पीछे धार मारते रहते हैं, उफान मारते रहते हैं। ठीक, तो 3 तरीके से मूवमेंट होती है, वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट। तो जो पानी चलते रहती है ऐसे आगे पीछे, जो तट पर, समुद्री तट पर जो टकराती है घाट पर, उसको बोलते हैं करंट के कारण होती है। अब टाइड्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर तुम्हारी चांद, यहाँ पर तुम्हारा पृथ्वी। ठीक, ये भी चांद भी धरती को खींच रहा है, धरती भी चांद को खींच रही है, खींचा खींची हो रहा है। तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक, तुम उसको खींच रहे हो, उसका कॉलर पकड़ कर, तो पूरा तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारे पास उठ कर नहीं न चला आएगा, क्या होगा, उसका कॉलर तुम्हारे हाथ में थोड़ा सा आ जाएगा। वैसे ही जब चांद हमारे धरती को खींचता है तो जो पानी यहाँ पर नीचे में और थोड़ा सा उठ जाता है, चांद के हाथ में आ जाता है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा उसका लेवल उठ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टाइड्स। और ये एक तरह से हमारे लिए अच्छा भी है और खराब भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इसी की मदद से बड़े बड़े जहाज जो है वो समुद्र के किनारे आ पाते हैं और इसमें सामान लोड हो पाता है। अब सबसे बड़ा ओशन है 5 ओशन है, 5 महासागर है, उसको समझ लो, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन, आर्टिक ओशन। ठीक, अब आता है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा हुआ। तो आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर, और ये धरती को 1/3 हिस्सा सिर्फ प्रशांत महासागर ही कवर किया हुआ है पूरी धरती का। ये गोल शेप में है। अब गोल शेप में कैसे है देखो थोड़ा सा तुम लोग, यहाँ पर है पैसिफिक, ठीक, शेप बाद में, पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है पैसिफिक, उधर से लेकर यहाँ तक। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मैप को छोटा करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो पैसिफिक, मतलब ये कुल मिलाकर एक सर्कुलर शेप में है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इससे घेरे हुए हैं। देखो पैसिफिक ओशन यहाँ है, यहाँ तक है। एशिया इससे घिरा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक ओशन से घेरा हुआ है, यहाँ पर देखो। साउथ अमेरिका घेरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया घेरा हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी पैसिफिक ओशन से घेरा हुआ है। मतलब ये 4 कॉन्टिनेंट को घेरे हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े महासागर, सबसे बड़े महासागर तुम्हारा अटलांटिक ओशन के बारे में। अटलांटिक ओशन दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये शुरू होता है अटलांटिक महासागर, देखो यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है, और फिर यही इधर कनेक्ट किया हुआ है। यही महासागर यहाँ से आया और यहाँ गया, मतलब कुल मिलाकर ये एस शेप्ड को बनाता है। और इसके वेस्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका है, वेस्ट साइड में इस तरफ में नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, आपको दिखाई पड़ेगा। यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्ट साइड में है, देखो यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका अटलांटिक ओशन के ईस्ट साइड में है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसके वेस्ट साइड में है। तो अटलांटिक ओशन के बारे में आपकी इतनी जानकारी रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा है। एक चीज़ और जान लो, इसके जो समुद्री तट है वो एक बराबर नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ थोड़ा सा इंडेंटेड, मतलब दांत की तरह, जैसे आपके दांत है ना उसी की तरह इसके तट है, समुद्री तट जो घाट बोला जाता है। और इसी के वजह से कोई ख़राब चीज़ नहीं, इसी के वजह से यहाँ पर नेचुरल हार्बर काफ़ी ज़्यादा है। नेचुरल हार्बर बोले तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पर ट्रेन रुकती है उसको रेलवे स्टेशन कहा जाता है, जहाँ पर हवाई जहाज़ रुकती है उसको एयरपोर्ट बोला जाता है, और जहाँ पर पानी वाली जहाज़ रुकती है उसको बोला जाता है पोर्ट, और हिंदी में बंदरगाह। ठीक, और अगर हम कॉमर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी थोड़ी सी बिजनेस की सोच से डालें, तो ये जो है अटलांटिक ओशन ये सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला रूट है। क्यों व्यस्त रहता है, ये देखो, ये सबके बीच में है, तो यहाँ से जो सामान जाएगा इसी में से जाएगा,
यहाँ से जो सामान पास होने वाला इधर से ही जाएगा, यूरोप के सामान इधर से ही जाएंगे, अफ्रीका के सामान इधर से ही। इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि भैया पूछो नहीं। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन ओशन के बारे में। तो देखो एकमात्र ऐसा महासागर है ना जिसका नाम किसी देश के नाम के साथ पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारा देश इंडिया, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है इंडियन ओशन। ठीक, क्यों पड़ा है ये आपको क्लास 9 में देखने को मिलेगा। और ये ट्रेंगुलर शेप में, कैसे ट्रेंगुलर शेप में है, देखो इंडियन ओशन यहाँ है, इसका पानी यहाँ तक भी गया है, और यहाँ पर इंडियन ओशन यहाँ पर भी तुम्हारा घेरे हुए है। तो कुल मिलाकर लगभग एक ट्रेंगल के शेप का है। एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, देखो मेरा अपना इंडियन ओशन यहाँ तक है, यहाँ पर भी, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका तीनों के पार्ट्स को थोड़ा बहुत कवर करके रखा है। अब बात करते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर की, जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को घेरे हुए है। साउथर्न हेमिस्फीयर देखो पूरी तरीके से यहाँ पर साउथर्न हेमिस्फीयर, ये अंटार्कटिका है तुम्हारा और यह है साउथर्न हेमिस्फीयर घेरे हुए है। ठीक, इतना ही काफ़ी है। और ये साउथ लैटिट्यूड में देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा साउथ है, पूरा सा ग्लोब है तुम्हारा पूरा। और यहाँ से अगर हम 60 डिग्री ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब 60 डिग्री यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा साउथर्न ओशन। तो इसकी लोकेशन आपको पता चल गई, कभी तैरने जाना हो तो चल जाना। अब आता है आर्कटिक ओशन, जो कि आर्कटिक सर्कल में यानी ऊपर की ओर आर्कटिक रीजन में लोकेटेड है। ठीक, नॉर्थ पोल में है, क्योंकि ऊपर की साइड में नॉर्थ पोल पाया जाता है, तो ऊपर में नॉर्थ पोल की तरफ ये है। ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट है। पैसिफिक ओशन से एक छिछले पानी के, जैसे कि वैसा एरिया जहाँ पर पानी सिर्फ थोड़ा सा कम हो, ज़्यादा पानी नहीं हो, उस एक स्ट्रिप से ऐसे पतली सी लाइन से कनेक्ट है। वैसे पानी के एक पतली सी लाइन से कनेक्ट है, जिसको बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट। इसको बेरिंग स्ट्रेट कहाँ से आपको दिखाया जाए, देखो पैसिफिक ओशन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। पैसिफिक ओशन, यहाँ पर पैसिफिक ओशन, यहाँ पर है आर्कटिक सर्कल यहाँ पर है। ठीक, अब देखो ऊपर से लाइन घिसते लेकर आओ, देखो कि यहाँ पर पतली लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसी को बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ से यहाँ, बस इसी को बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट, इसी से कनेक्टेड है। अब ये नॉर्थ अमेरिका के और यूरेशिया के नॉर्थ कोस्ट को कवर किए हुए है। देखो ये है तुम्हारा यूरोप, ये है एशिया। यूरोप और एशिया के कंबाइंड पार्ट को बोला जाता है यूरेशिया। यूरेशिया के नॉर्थ पार्ट को देखो, नॉर्थन घाट को देखो, तो वहाँ पर आर्कटिक ओशन इसको कवर किए हुए है। यहाँ पर आर्कटिक ओशन का राज शासन चलता है। अब ये नॉर्थ अमेरिका के भी कुछ नॉर्थ पार्ट को देखो, यहाँ पर, ओ भाई साहब पतला करो इसको, यहाँ से आया तुम्हारा, ठीक, ये है नॉर्थ अमेरिका। इसके भी नॉर्थन पार्ट को एक कवर किया गया है, नॉर्थन घाट को एक कवर किया हुआ है। तो हम लोग इस तरीके से सारे ओशंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए, जितनी हमारे क्लास 6 के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ठीक, और क्लास 6 के लिए काफ़ी है, ओशन हमारा पूरे तरीके से हो गया। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो देखो जिस गैस में आप सांस लेते हो, आप सांस ले रहे हो जिस हवा में, वो जितनी भी हवा, गैस, उस सब को मिलाकर बनता है एटमॉस्फेयर वो सबको मिलाकर बनता है। आप एटमॉस्फेयर अच्छे से समझ गए। ये एक हवा की पतली सी चादर है, जो कि इस प्लेनेट के लिए मानकर चले तो एक तरह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स, इसमें एटमॉस्फेयर में ही वो ऑक्सीजन गैस आती है जिससे हम सांस लेते हैं, और इसके कारण ही एटमॉस्फेयर में आता है एक गैस जिसका नाम है ओजोन, और उस ओजोन के कारण ही हम सूरज के हानिकारक किरणों से बचे हुए रहते हैं। दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, अगर ये हमारी धरती है जहाँ पर हम खड़े हैं, उसके थोड़े से एक हाथ नीचे से 1600 किलोमीटर ऊपर, 1600 किलोमीटर, भाई साहब कुछ होता है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर ऊपर तक, 1600 किलोमीटर ऊपर तक हमें दिखाई देगा एटमॉस्फेयर, जो कि 5
लेयर में 5 इसके एटमॉस्फेयर के 5 कंपोजिशंस हैं और वो कौन कौन से हैं उसको समझने के लिए अपन लोग का पेन कहाँ गया, आजा पेन आजा, हाँ आ गया चलो। टेम्परेचर और 4 और प्रॉपर्टीज है। दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। अब देखो जो अर्थ सरफेस पर आते हैं, यहाँ पर तुम्हारा जमीन दिखाई दे रहा है, कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं, यहाँ पर तुम्हारा जमीन दिखाई दे रहा है, इससे ऊपर तक थोड़ा सा ऊपर तक आता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कहाँ गया, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर उसके ट्रोपोस्फेयर के थोड़ा सा ऊंचाई पर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के थोड़ा सा ऊंचाई पर आता है मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर के थोड़ा सा ऊंचाई पर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के थोड़े से ऊंचाई पर 1600 किलोमीटर पर आता है एक्सोस्फेयर। ठीक, तो एक्सोस्फेयर तक हम लोग समझ गए। द एटमोस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन। एटमोस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है और विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सबसे ज़्यादा है, जो कि 99% सूखी एयर को बनाए रखने में मदद करते हैं। नाइट्रोजन 78% है, 21% ऑक्सीजन है। 78 और 21 को जोड़ोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 9, 8 1 9, 7 2 9, 99%। बचा का 1% जो है उसी में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन सब इसी में आ जाते हैं। बाकी जितने भी गैस बच गए वो सिर्फ 1% में आते हैं। सोचो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है 0.3%, ठीक, और एक कभी कभी बढ़कर 0.4% हो जाता है। सिर्फ इतना बढ़ा, बस इतनी सी हमारी प्लेनेट गर्मी हो जाती है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। सोचो प्लेनेट कितनी बैलेंस है। ऑक्सीजन इज ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो ऑक्सीजन से हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने में महत्वपूर्ण है, जबकि जो नाइट्रोजन गैस है वो यहाँ पर रहने के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, सारे गैसेस के अपने अलग अलग इम्पोर्टेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि सन के हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी के कारण गर्मी बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत बेकार है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाएगा तो सूरज की रोशनी जो आती है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, और जब सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब नहीं होगी तो दिन के समय तो गर्मी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन रात के समय में हमारी धरती पर पूरे तरीके से बर्फ पड़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ी सी भी गर्मी रहेगी ही नहीं। और यही जो ऑक्सीजन गैस होता है ये एब्जॉर्ब करके रखता है, जिसके कारण रात में भी हमारी धरती ठीक ठाक गर्म रहती है, हमारे रहने लायक। देयर बाई कीपिंग द प्लेनेट वार्म इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज। हाँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो, ये आपके बुक में नहीं लिखा है, छोड़ो फिर भी बता देते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे। खाना सूरज की गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अगर प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे क्योंकि CO2 नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो फिर खाना नहीं बना पाएंगे तो प्लांट जिएंगे नहीं, और प्लांट रहेंगे नहीं, उनका ही लाइफ नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन कौन देगा। और जब प्लांट चले जाएंगे ऑक्सीजन चला जाएगा तो हम भी चले जाएंगे, और क्या। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ आइस। आप देखो जितने जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे ही जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे घटते जाएगी। मतलब नीचे में ऑक्सीजन का लेवल ठीक ठाक रहेगा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर ऑक्सीजन होगा ही नहीं ऊपर में। इज द मैक्सिमम एट सी लेवल। क्या है भैया, इट इज मैक्सिमम एट सी लेवल एंड डिक्रीज रेपिडली एज वी गो। मतलब ये सी लेवल पर, मतलब सबसे नीचे पर, नीचे ज़मीन पर ये मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है इसकी डेंसिटी। ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पर सारे गैसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे ये धीरे धीरे कर कर घटते जाएगी। यू नो द क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम। अब आपको पता होगा कि जो भी माउंट एवरेस्ट वगैरह पर बड़े बड़े पहाड़ पर चढ़ते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, वहाँ पर ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे कम होने लगता है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ लेकर जाने पड़ते हैं ताकि वे लोग अच्छे तरीके से ऊंची ऊंचाई पर
बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर सांस ले पाए। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घटते जाएगा। इससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कर बढ़ने लगेगा। तो ऊपर के समय में टेम्परेचर भी घट जाता है। कैसे घट जाता है? नीचे में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, नीचे में टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे CO2 घटते जाएगा तो टेम्परेचर भी घटते जाएगा। इसीलिए रात के समय में गर्मी जब लगती है तो लोग छत पर भागते हैं सोने के लिए। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज होता है। द एटमोसफेयर एक्सर्ट प्रेशर, एटमोसफेयर भी हमारे धरती के ऊपर प्रेशर लगाता है, यहाँ तक कि वो हमारे ऊपर भी प्रेशर डालता है। सिर्फ हमें महसूस क्यों नहीं होता है ये मैं बताता हूँ। जब आप पैदा हुए होगे, जब 1-2 मिनट आपका पैदा हुआ होगा तो उस वक्त आपको महसूस हुआ होगा, लेकिन अब तो आपको याद भी नहीं होगा। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक ये हम पर प्रेशर डाल रहा है, और इसके वजह से हमें प्रेशर इसके सहने की आदत हो गई है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। द एटमोसफेयर एग्जर्ट प्रेशर दिस वेरीज फ्रॉम, ये जो प्रेशर है वो हर जगह अलग अलग होते हैं। कुछ एरिया ऐसी होती है जहाँ पर हाई प्रेशर होते हैं, कुछ एरिया ऐसी होती है जहाँ पर लो प्रेशर होते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? देखो, जिसके पास ज़्यादा चीज़ होगा वही ना किसी और को देगा, जिसके पास होगा ही नहीं वो क्या घंटा देगा किसी को? तो मतलब हाई प्रेशर, मतलब उसके पास प्रेशर ज़्यादा है तो लो प्रेशर वाले को दे देता है, जा भाई रख ले तू भी। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। और देखो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है, तो यहाँ से यहाँ पर जब प्रेशर आएगी तो यहाँ के लोगों को लगे कि हम पर प्रेशर का असर कम हो रहा है, जिसको बोलते हैं हवा का बहना। ठीक लगे कि हम पर दबाव कम पड़ रहा है, गर्मी कम लग रही है, क्योंकि ये जो एयर है वो अब इधर इधर जाने लगा है। और जब यही एयर का मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विंड। अब बारी का आता है बायोस्फीयर का डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, जिसमें लाइफ सस्टेन कर सकती है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को समझने के बाद ही हम लोग बायोस्फीयर को समझ सकते हैं। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लैंड। बायोस्फीयर है जो है वो लैंड, वाटर और एयर के बीच में कांटेक्ट बनाए हुए रखता है। कैसे? हम लोग ज़मीन पर खड़े हैं, कोई भी प्राणी जो कि ज़मीन पर खड़ा है लिथोस्फीयर से कनेक्टेड है, सांस ले रहा है, एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, थोड़ी देर में पानी पिएगा, हाइड्रोस्फीयर से कनेक्टेड है। इट इज इन दिस जोन डेट लाइफ, इसी जोन में लाइफ सस्टेन कर सकती है, बाकी किसी जोन में नहीं। और बायोस्फीयर ही है जो कि हमारी धरती को एक तरह से यूनिक प्लेनेट बनाता है, जहाँ पर अलग अलग तरह के जीव जंतु रह सकते हैं, स्पेसीज रह सकते हैं अलग अलग साइज से। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक बड़े हाथी तक और यहाँ तक कि ब्लू व्हेल तक सब इस धरती पर प्रेजेंट है, वो सिर्फ इस बायोस्फीयर में ही प्रेजेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जितने भी जीव जंतु हैं मानव के साथ साथ, इंसान के साथ साथ, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है अपने सर्वाइवल के लिए। कैसे कनेक्टेड है? अब देखो कैसे कनेक्टेड है, ये हम आपको दिखाते हैं। अगर घास नहीं होगा, अगर मिट्टी नहीं होगी तो घास नहीं उगेगा, घास नहीं होगा तो गाय खाएगी क्या? गाय खाएगी नहीं तो गाय मर जाएगी, तो हमें दूध कहाँ से मिलेगा? हम पिएंगे क्या? ठीक इस तरीके से एक और देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या है? घास है, घास हिरन को खाती है, हिरन को खाता है शेर, खाता है, चीता भालू खाता है, ये सब खाता है। जब चीता भालू शेर मर जाता है तो उसको गिद्ध वगैरह कौवा वगैरह खाते हैं। मतलब अगर घास नहीं हो तो हिरन नहीं जीवित रहेगी, अगर हिरन नहीं हो तो शेर जिंदा नहीं रहेगा, अगर कोई जानवर मरे ही नहीं तो गिद्ध वगैरह भी जीवित नहीं रहेंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं बायोस्फीयर में जितने भी प्राणी है वह सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लैनेट किंगडम एंड द, देखो अब बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके से डिवाइड है, एक प्लांट हो गए और दूसरे एनिमल्स हो गए। हाँ, मानव भी एक जानवर ही है मानकर चलो, तो सिर्फ इसके में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा है और कुछ नहीं। कोई कोई देखते नहीं, वो बंदर होता है मानव में भी, कोई कोई गधा होता है, कोई कोई सुअर होता है। मानव भी जानवर ही है।
द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम और अदर वे। देखो, उस वक्त से हम यही बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर एक दूसरे से कनेक्ट है और ये सारे जीव जंतु पर एक साथ असर करते हैं, अलग अलग तरीके से भी असर करते हैं। अगर हम लोग पेड़ पौधे को काट देंगे अपनी वुड की ज़रूरत को पूरी करने के लिए, तो या फिर हम लोग ज़मीन को साफ करते जाएंगे हम एग्रीकल्चर के लिए, तो क्या होगा कि उससे बहुत जल्दी फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, और जो पेड़ पौधे वे सॉइल को, मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जिससे जो मिट्टी होती है वो हवा से उड़ती नहीं है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो एक तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऐसे ही दम घुटने के कारण आदमी मर जाएगा, और मिट्टी भी उड़ जाएगी, मतलब वहाँ पर गड्ढा होने लगेगा धीरे धीरे। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक। इसी तरीके से, जिस तरीके से अगर पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया जाए तो मिट्टी वगैरह सब उड़ कर वहाँ से चली जाएगी, उसी तरीके से जो अर्थ की जो सरफेस है वो भी चेंज होते रहती है नेचुरल क्लाइमेटीज़ के वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। अब देखो कैसे, अब मान लो यहाँ पर तुम्हारा अच्छा 4-5 तल्ला मकान बना कर रखे हो, यहाँ पर तुम्हारे पड़ोसी का मकान है, ठीक, यहाँ से तुम लोग बातें करते हो, छत पर से गाली गलौज करते हो, क्या होगा, भूकंप आया, तुम्हारा घर टूटकर इसके घर पर गिर गया, ठीक, अब तो दोनों का गया, तो उसका जो नक्शा था वो तो अब बिगड़ गया ना। वही बोला जा रहा है, ऐसे ही जब फास्ट स्केल पर आता है तो धरती का नक्शा भी बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सब इमरजेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अभी से कुछ साल पहले ही अंडमान निकोबार आइलैंड पर एक सुनामी आई थी, ठीक, उस सुनामी में जितने भी अंडमान निकोबार के जो पार्ट्स थे वो सब पानी के अंदर डूब गए थे। डिस्चार्ज ऑफ वेट मटेरियल्स इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन। अब देखो वहाँ पर क्या हुआ, जब सुनामी आई, ठीक, तो ज़मीन जो था अंडमान निकोबार आइलैंड का कुछ भाग वो पानी में डूब गया। अब पानी में डूब गया तो वहाँ पर तो जो आदमी मरा सो अलग बात है, वहाँ पर जो नदी नाले थे, जो तालाब वगैरह थे, झील वगैरह थी, वो सब भी तो समुद्र में डूब गई। और तो जब समुद्र में नदी डूब गई, इतनी छोटी नदी और इतना बड़ा समुद्र, और ये इसमें घुस गया, तो क्या नदी घुसकर पूरे समुद्र को साफ थोड़ी न कर देगी, नदी खुद गंदी हो जाएगी। नदी हो गई है गंदा, मतलब वो भी खारा हो गया, वो भी नमकीन हो गया, जो पानी पीने लायक था वो भी अब बेकार हो गया, नमकीन हो गया, और हमारे यूज से यूजलेस हो गया। इस तरीके से ये जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ है वो हमारे लाइफ को भी डैमेज करती है। सुनामी आएगी, उधियाकर चल जाओगे कहीं पर। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्री से निकलने वाले जो पॉल्यूशन है, थर्मल पावर प्लांट्स और व्हीकल्स जो है वो सब मिलकर एयर को पॉल्यूट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, एयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसके कारण इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर, गाड़ी घोड़े के वजह से जो CO2 है वो धीरे धीरे कर बढ़ रहा है, जिससे पूरी ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोब मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया का नक्शा, ठीक, तो पूरी दुनिया में जब गर्मी छा जाएगी तो हो गया ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज थस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमें जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, अगर सब कोई थोड़ा थोड़ा सा रिसोर्स बचाए, अगर पंखा अभी आप चला कर बैठे हो, अगर उस पंखे को थोड़ी देर के लिए बंद कर दोगे और इस तरीके से सब कोई 10-10 मिनट जब काम है तभी पंखा चलाएगा, तो थर्मल पावर पर कम लोड पड़ेगा तो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो कम पोल्यूशन एयर में होगा। अगर आपको यहाँ से दोस्त के घर जाना हो तो आप अपनी अपाची और बुलेट निकालने की जगह साइकिल से चल जाओगे, तो तुम्हारा हेल्थ भी बचेगा, वातावरण भी बचेगा। तुमको और तुम्हारे दोस्त को कहीं एक ही जगह जाना है तो अलग अलग बाइक में जाने से ज़्यादा अच्छा है कि एक बाइक शेयर कर लो या फिर एक ऑटो में चल जाओ। ज़्यादा होशियारी करोगे तो तुम तो बर्बाद होगे ही, वो अलग बात है, तेल का जो पैसा लगेगा दोनों का वो तो अलग बात है, साथ ही साथ हमारे जो इन्वायरमेंट है वो भी चली जाएगी। देयर इज था से नीड टू लिमिट, इस तरीके से हमें कह सकते हैं कि हमारे जो धरती है उस पर रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज के बारे में हम आगे बात करेंगे, सिर्फ आप अभी रिसोर्सेज ही जानो।
वैसे थोड़ा सा रिसोर्स के बारे में भी जान ही लो। वैसे जो भी चीज़ जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, जो भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, जो हमारी ज़रूरत को पूरी करती हो, उसे हम रिसोर्स बोलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो भी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत को पूरी करती है और वो हमारे इन्वायरमेंट से आती है अगर, तो उसकी लिमिट को कम करने की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर हम कम कर दें, अगर हम नेचर के बीच में बैलेंस रखेंगे और अपने यूजेस के बीच में बैलेंस रखेंगे, तो हम लोग लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर सबको अच्छे तरीके से बचा सकते हैं, इनके बीच में बैलेंस रख सकते हैं। तब चलो आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अर्थ के 4 मेन डोमेन्स का नाम बताओ। क्या हो जाएगा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है कि कॉन्टिनेंट्स के नाम बताओ। 7 कॉन्टिनेंट्स है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और क्या है? बताओ बताओ। अंटार्कटिका। 7 हो गए पूरे। नेम 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई इन साउथर्न हेमिस्फीयर। 2 ऐसे कॉन्टिनेंट्स को नाम बताओ जो कि इक्वेटर के नीचे में आते हैं। तो एक आता है तुम्हारा अंटार्कटिका और इधर में आता है एक ऑस्ट्रेलिया। 2 नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स का नाम बताओ। टेपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सपोजोस्फेयर। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था वही तो है। देखो कहाँ गया भैया, ये देखो, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर और एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर। ठीक, तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन नहीं, चौथा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट। हमारी धरती को ब्लू प्लेनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके लगभग 71% जो हिस्सा है वो पानी से कवर है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा पानी होने की वजह से, समुद्र होने की वजह से, महासागर होने की वजह से अगर हम दूसरी प्लेनेट से अपनी धरती को देखें, स्पेस से अगर अपनी धरती को देखें तो ब्लू दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। वाई इज नॉर्थन हेमिस्फीयर कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर? नॉर्थन हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देखे होंगे कि जितने भी अभी तक हमने कॉन्टिनेंट को पढ़ा वो सब नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही पाए जाते हैं। साउथर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट पाया जाता है जो कि पूरी तरीके से साउथर्न में, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अंटार्कटिका। तो इसीलिए हम लोग नॉर्थन हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर जो ज़मीन है कॉन्टिनेंट से वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही है। बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बायोस्फीयर ऐसा स्फीयर है जिसमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों एक साथ मिलते हैं। और एक जो तीनों चीज़ें हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब बायोस्फीयर में ही मिलती है। इसलिए बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है? कमेंट सेक्शन में जवाब दो। और इसका आंसर आ रहा है 3, 2 और 1। आंसर है यूराल। कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड विथ साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से किससे जुड़ा हुआ है? बताओ। इसका आंसर कमेंट में लिखो। 5 सेकंड का टाइम है। 5, 4, 3, 2 और 1। इस्तमस। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के जो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा किस चीज़, कौन सी गैस की परसेंटेज है? नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 71 शायद, या फिर 78 भी हो सकता है। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंस्टिट्यूटिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज। कौन सा स्फीयर में, कौन सा पार्ट में, धरती के किस पार्ट में जिसमें सॉलिड रॉक्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब धरती का वो हिस्सा जिसमें सॉलिड रॉक्स वगैरह, पत्थर वगैरह आते हैं, ज़मीन वगैरह आती है, उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर दो। 3, 2 और 1। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इसका आंसर होगा। विच इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। ये तो बच्चों वाली चीज़ थी। द डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? पैसिफिक ओशन में। और धरती पर सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद है?
तो करीना की बहन मरीना ट्रेंच, ठीक। द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, कौन सा ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश के नाम के बाद पड़ा है? तो है इंडियन ओशन, इंडिया के नाम के साथ इसका नाम पड़ा है इंडियन ओशन, मतलब भारतीयों का महासागर। हिंदी तो ये हुआ ना, उसे हिंदी में हिंद महासागर बोला जाता है। द डैश इज ए नैरो कंटेक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ, बायोस्फीयर। ऐसा कौन सा जोन है जिसमें लैंड वाटर और एयर मौजूद है जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर। द कॉन्टिनेंट ऑफ वैसा कौन, देखो यूरोप और एशिया एक साथ जब जुड़ जाते हैं तो क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है, पता है आपको। हाईएस्ट माउंटेन पीक, मतलब कि सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। अगर पूछा जाता है लंबा सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब दूर तक सबसे ज़्यादा फैला हुआ माउंटेन कौन सा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडस माउंटेन, जो कि साउथ अमेरिका में था, जो याद है आप लोग को, अभी 2 मिनट पहले तो बताए थे, साउथ अमेरिका में है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है। मैप स्किल आप देख लेना, इसको हम लोग फिर से बाद में करेंगे, वैसे कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। क्या दिखा ही दे क्या? देखो याद रख लो किस किस चीज़ को हमें दिखाना है और एक ही साथ चलकर बता देंगे। यूरोप को दिखाना है, ठीक, यूरोप को दिखाना है, एशिया को दिखाना है, साउथ अमेरिका को दिखाना है, ऑस्ट्रेलिया को दिखाना है, इंडियन ओशन को दिखाना है, पैसिफिक ओशन को दिखाना है, अटलांटिक ओशन को दिखाना है, यूराल माउंटेन को दिखाना है, इस्थमस ऑफ पन्नमा को तुम्हें दिखाना है। चलो अब दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर है, मैप में तुम्हें लेकर चलते हैं। चलो मैप के पास, मैप आपके बुक में ही दिया गया है, इसको बंद करो। चलो चलो मैप, लेट्स गो टू मैप। वेयर इज मैप? भैया नक्शा निकालो, चाचू हेलो नक्शा निकालो सर। चलो आ गया नक्शा। इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाना है? यूरोप दिखाना है। यूरोप कहाँ पर है? यहाँ पर यूरोप है। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर। यहाँ पर देखो यूरोप है। फिर हमें दिखाना है एशिया, यहाँ पर तुम्हारा एशिया है। फिर हमें दिखाना है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है। फिर हमें दिखाना है क्या दिखाना है? अफ्रीका दिखाना है, अफ्रीका यहाँ पर है, अमेरिका यहाँ पर है। और क्या दिखाना है? इंडियन ओशन यहाँ पर है। अब क्या दिखाना है? पैसिफिक ओशन यहाँ पर है। अब क्या दिखाना है? यूराल माउंटेन के लिए हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा। ये देखो यूराल माउंटेन हो गया। अब हमको क्या दिखाना है? इस्थमस ऑफ पन्नमा ये है, देखो ये आपको पोछी दिखाई दे रहा है, इसका पोछ दिखाई दे रहा है नॉर्थ अमेरिका का, जिसको साउथ अमेरिका पकड़े हुए है यहाँ पर इस एरिया में, इसी को बोला जाता है इस्थमस ऑफ पन्नमा, ठीक। तो इस तरीके से मैप भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। के 4 मेन डोमेन्स का नाम बताओ, क्या हो जाएगा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कॉन्टिनेंट्स के नाम बताओ। 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और क्या है बताओ अंटार्कटिका। 7 हो गए पूरे। नेम 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई इन साउथर्न हेमिस्फीयर, 2 ऐसे कॉन्टिनेंट्स को नाम बताओ जो कि इक्वेटर के नीचे में आते हैं। तो एक आता है तुम्हारा अंटार्कटिका और इधर में आता है एक ऑस्ट्रेलिया। 2 नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स का नाम बताओ। टेपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सपोजोस्फेयर, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था वही तो है। देखो कहाँ गया भैया, ये देखो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक।
तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन नहीं, चौथा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट। हमारी धरती को ब्लू प्लेनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके लगभग 71% जो हिस्सा है वो पानी से कवर है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा पानी होने की वजह से, समुद्र होने की वजह से, महासागर होने की वजह से अगर हम दूसरी प्लेनेट से अपनी धरती को देखें, स्पेस से अगर अपनी धरती को देखें तो ब्लू दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। वाई इज नॉर्थन हेमिस्फीयर कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर? नॉर्थन हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देखे होंगे कि जितने भी अभी तक हमने कॉन्टिनेंट को पढ़ा वो सब नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही पाए जाते हैं। साउथर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट पाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से साउथर्न में, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अंटार्कटिका। तो इसीलिए हम लोग नॉर्थन हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर जो ज़मीन है कॉन्टिनेंट से वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही है। बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बायोस्फीयर ऐसा स्फीयर है जिसमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों एक साथ मिलते हैं, और एक जो तीनों चीज़ें हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब बायोस्फीयर में ही मिलती है, इसलिए बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है? कमेंट सेक्शन में जवाब दो। और इसका आंसर आ रहा है 3, 2 और 1। आंसर है यूराल। कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड विथ साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से किससे जुड़ा हुआ है? बताओ। इसका आंसर कमेंट में लिखो। 5 सेकंड का टाइम है। 5, 4, 3, 2 और 1। इस्तमस। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के जो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा किस चीज़, कौन सी गैस की परसेंटेज है? नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 71 शायद, या फिर 78 भी हो सकता है। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंस्टिट्यूटिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज। कौन सा स्फीयर में, कौन सा पार्ट में, धरती के किस पार्ट में जिसमें सॉलिड रॉक्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब धरती का वो हिस्सा जिसमें सॉलिड रॉक्स वगैरह, पत्थर वगैरह आते हैं, ज़मीन वगैरह आती है, उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर दो। 3, 2 और 1। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इसका आंसर होगा। विच इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। ये तो बच्चों वाली चीज़ थी। द डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? पैसिफिक ओशन में। और धरती पर सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद है? तो करीना की बहन मरीना ट्रेंच। ठीक। द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। कौन सा ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश के नाम के बाद पड़ा है? तो वो है इंडियन ओशन। इंडिया के नाम के साथ इसका नाम पड़ा है इंडियन ओशन, मतलब भारतीयों का महासागर। हिंदी तो ये हुआ ना, उसे हिंदी में हिंद महासागर बोला जाता है। द डैश इज ए नैरो कंटेक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर। ऐसा कौन सा जोन है जिसमें लैंड, वाटर और एयर मौजूद है जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर। द कॉन्टिनेंट ऑफ वैसा देखो, यूरोप और एशिया एक साथ जब जुड़ जाते हैं तो क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। पता है आपको? हाईएस्ट माउंटेन पीक, मतलब कि सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। अगर पूछा जाता है लंबा, सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब दूर तक सबसे ज़्यादा फैला हुआ माउंटेन कौन सा है? तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडस माउंटेन, जो कि साउथ अमेरिका में था। जो याद है आप लोग को? अभी 2 मिनट पहले तो बताए थे, साउथ अमेरिका में है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। मैप स्किल आप देख लेना, इसको हम लोग फिर से बाद में करेंगे। वैसे कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। क्या दिखा ही दे क्या? देखो, याद रख लो किस किस चीज़ को हमें दिखाना है और एक ही साथ चलकर बता देंगे। यूरोप को दिखाना है, ठीक, यूरोप को दिखाना है, एशिया को दिखाना है, साउथ अमेरिका को दिखाना है, ऑस्ट्रेलिया को दिखाना है, इंडियन ओशन को दिखाना है, पैसिफिक ओशन को दिखाना है,
अटलांटिक को दिखाना है, अटलांटिक ओशन को दिखाना है, यूराल माउंटेन को दिखाना है, इस्थमस ऑफ पन्नामा को तुम्हें दिखाना है। चलो अब दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर है, मैप में तुम्हें लेकर चलते हैं। चलो मैप के पास, मैप आपके बुक में ही दिया गया है, इसको बंद करो। चलो चलो मैप मैप, लेट्स गो टू मैप। वेयर इज मैप? भैया नक्शा निकालो। चाचू हेलो, नक्शा निकालो सर। चलो आ गया नक्शा। इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाना है? यूरोप दिखाना है। यूरोप कहाँ पर है? यहाँ पर यूरोप है। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर। यहाँ पर देखो यूरोप है। फिर हमें दिखाना है एशिया, यहाँ पर तुम्हारा एशिया है। फिर हमें दिखाना है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है। फिर हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, क्या दिखाना है? अफ्रीका दिखाना है, अफ्रीका यहाँ पर है, अमेरिका यहाँ पर है। और क्या दिखाना है? इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन यहाँ पर है। अब क्या दिखाना है? पैसिफिक ओशन यहाँ पर है। अब क्या दिखाना है? यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन के लिए हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा। ये देखो यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन हो गया। अब हमको क्या दिखाना है? इस्थमस ऑफ पन्नामा, इस्थमस ऑफ पन्नामा ये है। देखो ये आपको पोची दिखाई दे रहा है, इसका पोच दिखाई दे रहा है नॉर्थ अमेरिका का, जिसको साउथ अमेरिका पकड़े हुए है यहाँ पर इस एरिया में। इसी को बोला जाता है इस्थमस ऑफ पन्नामा। ठीक, तो इस तरीके से मैप भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और कुछ तो दिखाना इसमें है नहीं। तो माय डियर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो आप इस वीडियो को करो लाइक और हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि आप आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना कर सको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हब को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। इसमें आपका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है भाई, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर दो यार, कर दो, ज़्यादा सोचो नहीं, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोविड-19 से अपना ध्यान रखो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सतर्क रहो, सावधान रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।